ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे आए हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। और जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेपीय गति वाला भाग यानी कि पार्ट पूरा किया था। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें तो हमने 3 चैप्टर जो करे थे, फोर्स, फ्रिक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इन तीनों के मिला के हम अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है, कोशिश करेंगे 15 तक कर ले, 15 से आगे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है टाइम कितना बचता है। ठीक है, ताकि अब नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर, मंडे से हम नया चैप्टर वर्क एनर्जी पावर करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको 20% ऑफ मिल रहा है ऐप के हर एक परचेज पे। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। तो जरूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बट ध्यान ये रखना है कि ये ऑफर नहीं है कि हमेशा चलेगा, ये ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 19 सितंबर तक। ठीक है, तो प्लीज इसका जरूर फायदा उठाएं। अगली बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको शौर्य भारत की जो बुक्स है अब वो डिजिटल से ऑफलाइन मोड में भी आ चुकी है। आप फिजिकली बुक्स को मंगा सकते हैं घर बैठे बैठे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अमेजोन पे जाना है, वहां पर शौर्य भारत करके उसकी बुक का नाम लिखना है और आपको बुक मिल जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। और इन बुक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सारी थ्योरी मिलेगी जो भी क्रिस्प फॉर्म में होती है, शॉर्ट फॉर्म में होती है, प्लस आपको जो मेनली जो क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है कि 2000 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज। इसके अलावा आपको जो आपका एग्जाम है उस पर बेस्ड पैटर्न भी, एक पेपर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको बुक्स में मिलेगी, तो जरूर इनको ऑर्डर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं क्या, क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कुल मिला के इन तीनों चैप्टर के कुछ मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बल, घर्षण और प्रक्षेपीय गति। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का अपन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन इतना है, कितना है 25 kg मीटर पर सेकेंड। तो आवेग का मान क्या होगा, यानी कि आपको बताना इम्पल्स क्या होगा। अब याद करो जब हमने फोर्स पढ़ा था तो हमने न्यूटन के लॉस पढ़े थे। न्यूटन का कौन सा नियम है, ये दूसरा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स के बराबर होती है और जो संवेग में परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है, यानी कि इम्पल्स के बराबर होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर मेंशन हुई है। आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, संवेग में परिवर्तन। आपको ऑलरेडी डेल पी दिया हुआ है। तो डेल पी अगर दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, सॉरी जे है ये, तो आपको निकालना है आवेग। तो आवेग सीधा अपना क्या होगा, जो आपको डेल पी दिया हुआ है। तो ऑलरेडी आपको संवेग में परिवर्तन दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक चीज जो देखने वाली है कि यहाँ पर यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड, बट यहाँ पर यूनिट अलग है। बट असल में देखा जाए तो ये दोनों एक ही चीज है। कैसे चीज हुई, क्योंकि संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, फोर्स इंटू टाइम। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। और न्यूटन को अगर खोल दोगे तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर, बेसिकली मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू सेकंड ऑलरेडी है तो सेकंड स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों यूनिट एक ही हैं। तो ये चीज भी आप कंफर्म कर लेना कि दोनों क्वांटिटी एक है ना। तो इसलिए इसका जो भी परिवर्तन होता है संवेग का, वही हमारा आवेग होता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पर जोड़ी की जब बात होती है तो इन दोनों की डायमेंशन भी क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है डायमेंशन, फोर्स होता है ml t-2, साथ में क्या हो जाएगा आपका, देखो मतलब फोर्स इंटू टाइम करते हैं तो ये आपका t हो गया, तो ये बन गया ml t-1। तो ml t-1 किसकी डायमेंशन है, संवेग की भी है और आवेग की भी है, यानी कि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम बोलूं या मोमेंटम बोलूं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा इसके बाद ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड नंबर। अच्छा, सेकंड नंबर में ये दर हटा देना। क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम की एक बंदूक है, उससे 100 मीटर पर सेकंड से 100 ग्राम की गोली दागी जाती है, तो किस वेग से बंदूक वापस जाती है।
बेसिकली आपको गन की क्या बतानी है, रिकॉइल। हम कई बार देखते हैं कि जब गन से हम फायरिंग करते हैं तो जब बुलेट आगे जाती है तो गन कहाँ जाती है, पीछे। तो जब गन पीछे जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल। कि कहते हैं ना गन बहुत रिकॉइल करती है, अगर आप ढंग से नहीं पकड़ोगे गन जाके गिरेगी पीछे, क्योंकि जब आप बुलेट को फायर करते हो तो गन कहाँ जाती है, पीछे। अब यहाँ पर कौन सा वो होता है बताओ, न्यूटन का थर्ड लॉ। देखो वैसे तो ये कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मोमेंटम, संवेग संरक्षण। ये कौन सा नियम होता है, संवेग संरक्षण। और जो हम किस में देखते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम में। मैंने आपको क्या बताया था न्यूटन के तीसरे लॉ में, न्यूटन का तीसरा लॉ ये था कि वो संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित है ना। अब वही चीज यहाँ पर लग रही है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, देखो इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखो ये समझ लो बंदूक है, ठीक है। अब इस बंदूक के अंदर बुलेट है। अभी ये जो कंडीशन है ये है बिफोर फायरिंग, अभी हमने फायरिंग नहीं करी। और फिर हमने सेकंड केस क्या लिया, जब इसमें से फायर हो गई। तो जब बुलेट इसमें से फायर होके निकली बाहर तो ये गन कहाँ जाएगी, पीछे। अभी मैं आगे बात बताऊंगा क्यों जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो सीन है ये है आफ्टर फायरिंग। ये कौन सा सीन है, आफ्टर फायरिंग। तो संवेग संरक्षण का नियम अभी यहाँ पर जो मैं लगा रहा हूँ वो कौन सा लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हिंदी में लिख लेना संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, कुछ भी होने से पहले और कुछ भी होने के बाद टोटल मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यानी कि फायर होने से पहले इस पूरे निकाय का संवेग और फायरिंग होने के बाद इस पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का संवेग, मोमेंटम क्या होगा, बराबर। तो इसको हम बोल देते हैं पी इनिशियल और ये पी फाइनल। बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ फायरिंग होने से पहले ना तो बुलेट चल रही है ना ही गन चल रही है, तो बिफोर फायरिंग ये जीरो नहीं हो जाएगा। बेसिकली अगर आप देखो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ये बिफोर फायरिंग की बात कर रहा हूँ। ये टोटल मोमेंटम हो गया फायरिंग से पहले का। ये जीरो क्यों हो गया, ना तो बंदूक चल रही है ना बुलेट चल रही है, तो दोनों का जीरो जीरो हो गया। क्योंकि बुलेट भी अभी रेस्ट पर है, बंदूक भी रेस्ट पर है। जब दोनों रेस्ट पे हैं तो पहले तो कोई मोमेंटम ही नहीं होगा। संवेग कब आता है, जब वेग आता है। तो पहले का मोमेंटम तो हो गया जीरो, बराबर। बाद में आपको मोमेंटम निकालना है। अब बाद के मोमेंटम में लेट से गन का जो वेग है वो है गन का जो मास है वो मैं दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। गन का मास है mb, अपने बुलेट का मास है mb, और बुलेट का है ना, गोली का जो वेग है वो है vb। बंदूक का मास है mg, बंदूक का वेग है vg। ये हो गया mg और vg। बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ ये तो था पहले का सीन, ये किसके बराबर होगा, बाद के सीन के। और वो क्या हो जाएगा, mb vb प्लस mg। ये समीकरण समझ में आ गई। अब मुझे बताओ इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mb vb बराबर माइनस mg vg। अच्छा, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन किसकी, द्रव्यमान की तो दिशा होती नहीं है, किसकी है, वेग की। इसका वेग और इसका वेग एक दूसरे के विपरीत है। और ये सही भी तो है। अगर आप बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। अगर बुलेट पीछे जाएगी तो गन जाएगी आगे की तरफ। क्लियर है। तो ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन का समझा रहा है। अगर मैं इसके परिमाण की सिर्फ बात करूं तो क्या हो जाएगा, mb vb बराबर mg vg। बस ये ध्यान रखना है। अब आपको बार बार ये चीज नहीं करनी है, मैं तो बस आपको समझाया है। मेन इक्वेशन तो ये होती है ना। अब मुझे बताओ इन चारों में से अगर मैं कोई तीन चीजें दे दूं, चौथी निकाल सकते हो। अब मुझे क्वेश्चन बताओ क्या क्या दिया हुआ है। गन का दिया हुआ हमें, देखो बंदूक कितने की है, 2 किलोग्राम। तो मुझे क्या दिया हुआ है, mg। और यूनिट भी देखते चलना, kg। बंदूक का वेग 100 मीटर, ये बेसिकली गोली का वेग है ना। तो ये हो गया vb। vb कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। यूनिट में कोई फर्क नहीं है बिकॉज ये हमारी SI यूनिट है, द्रव्यमान kg में नापते हैं और वेग हमारा मीटर पर सेकेंड में। अब बात करते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। गोली का गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा है mb। पर अब यहाँ पर फर्क आएगा क्या, ये हमारा ग्राम में है और ये हमारा kg में है। तो उसको हम किस में बदलेंगे, kg में, क्योंकि ग्राम हमारी SI यूनिट नहीं होती। तो कितना हो जाएगा ये 0.1 kg,
क्योंकि इसको 1000 से गुणा करना है बस, वहाँ भी करना है ना, 0.1 बस। अब निकालना क्या है, बंदूक का वेग, बंदूक वापस कितने वेग से जाएगी, तो क्या निकालना है, वीडी। बस सिंपल। चारों में से 3 चीजें दी हुई है, एक निकालनी है, समीकरण में रख दो, बताओ क्या आएगा, क्या निकालना है हमें, वीजी। तो क्या फॉर्मूला आएगा, mb vb अपॉन mg, सही है। mb क्या है, अच्छा ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, वीडी vg, ठीक है। वीजी सॉरी, हाँ अब मुझे बताओ इसके अंदर एमबी दिया हुआ है, वैल्यू सारी दी हुई है, निकाल दो। तो vg इक्वल्स टू ये कितना है, mb कितना था, 0.1 केजी 0.1 इंटू वीबी 1000, 100 दिया हुआ है वेग, और नीचे 2, 5 तो ये हो गया आपका 50, और 50 इंटू 0.1 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। ये तो चलो अभी ठीक है, इन चारों में से हमें बंदूक का वेग पूछा है, अगर बंदूक का ना पूछ के गोली का पूछ ले तो बंदूक का वेग दे देंगे। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना, 3 चीज़ें दी गई होंगी, चौथी निकालनी है, बस समीकरण आपको याद होनी चाहिए। गन का संवेग और गोली का संवेग बराबर होगा, मोमेंटम दोनों का बराबर होगा। बट ये किस सिद्धांत से मैं लेके आया हूँ वो बता दिया आपको मैंने, संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ भी होने से पहले और होने के बाद टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा मैंने आपको लिफ्ट वाला केस करवाया था ना, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करें। एक व्यक्ति का लिफ्ट में भारों का अनुपात जब वह स्थिर है और जब वह एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, कितना है अनुपात, 3:2। ए का मान आपको बताना है। इफ द रेशियो ऑफ apparent weight of a man in lift is 3:2 when it's on rest and going down with acceleration, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। आपको बताना है उस लिफ्ट का त्वरण क्या होगा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इसमें दो कौन कौन से केस के बारे में बात कर रहा है। एक जब वो स्थिर है और एक जब वो एक समान त्वरण से, एक समान वेग नहीं है, एक समान वेग होता तो वो सेम ही केस होता, पर ये एक समान क्या है, त्वरण है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कहाँ जा रही है, नीचे। अब आप वो खोलो जो मैंने आपको टॉपिक ये करवाया था लिफ्ट वाले केस में, मैंने आपको 4 केस करवाए थे। पहला केस कौन सा था, जब लिफ्ट कहीं नहीं जाती, उस समय मैंने आपको बोला था आभासी भार क्या होता है, mg तो होता है पहले वाले केस में। ये हमारा पहला केस हो गया जब किस में है बोर्ड लिफ्ट। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, ए त्वरण से, जब ए त्वरण से नीचे जाता है तो मैंने आपको पूरा करवाया था कि अगर ये इंसान नीचे जा रहा है ए त्वरण से तो mg माइनस n बराबर ma, है ना। हमें यहाँ से क्या निकालना होता है, n। मैंने आपको बोला था आभासी भार क्या होता है, n होता है। तो n का मान क्या आ जाएगा, mg माइनस a। तो ये हो गया मेरा आभासी भार जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे। ये कौन सा, जब लिफ्ट जा रही है, मतलब लिफ्ट रुकी हुई है। इन दोनों के भार का अनुपात कितना है, 3:2। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, mg डिवाइड बाय mg माइनस a बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया ना क्या किया, m से m गया। अब बताओ ये हो जाएगा 2g, ये हो जाएगा 3g माइनस 3a। आप देखोगे सारा आंसर g में दिया हुआ है तो हमें g निकालने हो, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3a किसके बराबर हो गया, g के। तो a किसके बराबर हो गया, समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना। बेसिकली आपको बस ये देखना है कि ये दो केस कौन से हैं, दोनों केसेस का आभासी भार कितना है, उसकी मैंने इक्वेशन आपको लिखवाई हुई है, नोट्स चेक करना, मैंने आपको सब बताया है। इस वाले केस में तो आभासी भार सेम रहता है, इस वाले केस में बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है। कितना घटता है, mg माइनस m में। जब लिफ्ट नीचे जाती है भार बढ़ता है कि घटता है, घटता है। ऊपर जाती है तो बढ़ता है, तो वहां पर ये प्लस आ जाता है, बस ये फर्क है। बस इन दोनों का अनुपात रख दिया 3/2 के, तो यहाँ से हमने a का मान निकाल दिया, तो ये कितना आ गया हमारा, g/3। क्लियर है सभी को, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। चलिए 4th पे चलते हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा सोचने का तरीका। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुटका यानी कि ये ब्लॉक, सॉरी, ठीक है, एक ब्लॉक है जो घर्षण रहित, यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, एक नत समतल पर है जिसका झुकाव कोण कितना है, अल्फा रखा गया है। नत तल को क्षैतिज इस प्रकार त्वरण ए पर दिया जाता है जिससे गुटका स्थिर रहता है। अभी भी ये ब्लॉक हिला नहीं। आपने किसको खींचा, इस पूरे इसको खींचा है, ये जो ब्लॉक पड़ा है ना, आपने इसको त्वरण दिया है, ब्लॉक को त्वरण नहीं दिया है, इस पूरे इस सतह को दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है ए का मान क्या होगा, ये जो ए मैंने त्वरण लगाया है इसका मान क्या होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर त्वरण किसका है, क्या इस ब्लॉक का है या इसका है, इसका है। तो त्वरण की दिशा इसमें कैसी होगी, ऐसे होगी, सही है ना। जब हम पहले केस करते थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये ब्लॉक है तो त्वरण हम ऐसे लेते थे, वो ब्लॉक का त्वरण था, पर ये इस पूरे तल का है ना। तो अब त्वरण की दिशा दोनों में बदली हुई दिख रही है आपको। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम एक्सिस जो बनाते हैं, अक्ष जो बनाते हैं, वो ए के अनुरूप बनाते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं। कभी भी जो अक्ष बनती है वो तल के रिस्पेक्ट में नहीं बनती है, किसके रिस्पेक्ट में बनती है, त्वरण के। तो अब मुझे देखो यहाँ से पहले सारे फोर्स बनाते हैं इस पे, ठीक है। पहले मुझे बताओ, अब ए को देखना है, किसको देखना है, ए को। तो एक्सिस कैसे होगी, एक्स एक्सिस में ये लग रहा है, अब एक्सिस ऐसे होगी, अक्ष ऐसी होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ इस ब्लॉक पे एक लग रहा है एन जी, सॉरी इसको ऐसे समझो, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। इसको यहाँ पर मैंने एक्सिस बनाई, ये मेरा ब्लॉक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ए है, अब ये बताओ कि ए की दिशा में कौन सा बल है, मतलब ए के एक्सिस में। देखो ये ए है ना, ये देखो एक्सिस में यहाँ बना रहा हूँ, इसे ए को हटा देता हूँ, ये एक्सिस मेरी क्या है, ये है। तो एम जी तो हमेशा कहाँ होता है, नीचे। तो अब एक्सिस में कौन है, एम जी है। पहले वाले केसेस में क्या होता था, पहले वाले केसेस में एम जी हमारा एंगल पे होता था, है ना। अब यहाँ पर एम जी एंगल पे क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक्सिस किसके हिसाब से बनाई है, त्वरण के हिसाब से। तो जब मैंने एक्सिस इसके हिसाब से बनाई तो मेरा एम जी अब एक्सिस में आ रहा है। तो कौन सा एक्सिस में नहीं आएगा अब, एन, एन तो ऐसे होता है, यस और नो। अब बात समझ में आ रही है, एन तो हमेशा किसके आधार पे बनता है, तल। अगर यहाँ बनाते हैं तो एन हमारा आ रहा था एक्सिस में, पर एम जी नहीं आ रहा था, अब यहाँ उल्टा हो गया, या एम जी किस में आ रहा है, एक्सिस में, और एन आ रहा है एंगल पे। अब मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, एन का एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। मेरे को एक चीज बताओ, ये तल है, अभी सीधा है, ठीक है, ये एन है ना, अभी कोई एंगल नहीं है। जैसे ही मैंने तल को इंक्लाइंड किया तो ये एन भी इतना ही आएगा। लेट से मैंने इस तल को अल्फा उठाया तो ये एन भी कितना हिला, अल्फा हिलेगा। तो अगर आपने तल को अल्फा किया हुआ है तो ये एन अपनी एक्सिस से कितना आ गया है, अल्फा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसको यहाँ बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एंगल पे कौन सा फोर्स है, एन, एम जी अब एंगल पे नहीं है। अल्फा कौन सा है, ये वाला, सीधी सी बात है ना, ये अल्फा था, मतलब ये सीधा था, जब सीधा था, जैसे मैंने तल को अल्फा उठाया तो ये भी झुक गया, है ना। तो कितना झुका, जितना तल झुका, तो कितना हुआ, अल्फा अल्फा हुआ, बस अब क्वेश्चन हो गया। अब बताओ ये कौन सा है, एम जी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा एन, एन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ये एन साइन अल्फा। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ए। अच्छा, मतलब बेसिकली हमें बताना है कि ये इस तरफ जा रहा है ब्लॉक, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो एक इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, एन कॉस अल्फा इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। और एक ये वाली एन साइन अल्फा, यही बराबर हो जाएगा एम ए के, एक ही तो बल है इसी में, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, दूसरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, ए निकालना है ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से एम कट जाएगा तो ए बटा जी हो जाएगा। मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, है ना, तो ध्यान रखना एन से एन कट जाएगा और ये हो जाएगा टेन अल्फा।
टेन अल्फा कैसे हुआ, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, क्या होता है टेन अल्फा। तो यहाँ से ए कितना आ गया, जी टेन अल्फा। क्लियर है सभी को, वापस समझ लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कौन सा बल एंगल पे, कौन सा बल एंगल पे नहीं है। वो कैसे पता चलता है, त्वरण से। त्वरण यहाँ पर सीधा लग रहा है, अगर ये त्वरण ऐसे लगता तो mg के थीटा होते, पर अब यहाँ पर ये ऐसे लग रहा है तो किसके थीटा हो रहे हैं, n के। बस हमने बस इक्वेशन बना के उसको बराबर करके कर दिया सॉल्व। हमें तो a का मान निकालना है। याद करो उसमें a कितना आया था, g साइन थीटा आया था, सभी को याद है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। लॉजिक को समझ के करना, ठीक है, रटना मत। ये शायद लूसेंट में है क्या ना, पता नहीं। सर वो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था, वो तो था। हाँ इसमें था शायद। चलिए सर अपन इसमें भी डायग्राम में भी बना के तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक समझाने के लिए करता हूँ मैं। रियल में तो हम ऐसे करना चाहिए क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है, बिकॉज हम इसको एक पॉइंट सारे फोर्स पॉइंट पे लगते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास पे लगते हैं। चलिए हो गया, अब खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ। आराम से पढ़ो इसको। दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान 0.3, एक का द्रव्यमान 0.4। इस चित्र के अनुसार एक हल्की डोरी से जुड़े हुए हैं और डोरी चित्र अनुसार एक घर्षण रहित, कोई घर्षण नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो डोरी में उत्पन्न तनाव आपको बताना है, इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स आएगा ये आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हमने इक्वेशन बनाने वाले, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। पहले तो मुझे चलो डायग्राम में दे दिया आपको कौन सी वस्तु कहाँ जा रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाली कहाँ जा रही है, ये वाली जा रही है ऊपर। पहले 0.3 वाले का डायग्राम बनाते हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर क्या लग रहा है T, नीचे क्या लग रहा है mg। तो 0.3 इंटू, अभी हमें g नहीं दिया हुआ तो हम 10 लेके कर लेते हैं, एंड में देख लेंगे हमारा आंसर उससे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इसको 10 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3। 0.3 इंटू 10 करोगे तो 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन कहाँ लग रहा है, नीचे। वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर। तो समीकरण बताओ, T माइनस 3 बराबर ma। क्लियर है, इक्वेशन नंबर सही है। इस वाले पर देखो, नीचे क्या लग रहा है, 4 न्यूटन, mg लगेगा ना, 0.4 इंटू जी। ऊपर T, वस्तु कहाँ जा रही है, नीचे। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस T बराबर 0.4 a। इक्वेशन नंबर, अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, कर सकते हो। दो समीकरणें सॉल्व करनी है जिसमें a भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है। हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, t, क्योंकि तनाव बल क्या होता है, रस्सी का टेंशन फोर्स। तो दोनों को कैसे सॉल्व करोगे बताओ। एक जगह से a का मान निकाल के इसमें रख दो, बात तो वही हो गई। आपको जैसे करना है करो। दो समीकरण सॉल्व करते हैं गणित में, आती है ना, कोई भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आपसे कुछ मेथड नहीं पूछेगा, आपको बस t का मुझे वैल्यू बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ये भी ध्यान रखना, ये हमने g इक्वल्स टू किस पे लिया था, 10 पे। तो आपका जो हो सकता है आंसर थोड़ा सा अलग आए क्योंकि आपने 10 लिया है। अगर 9.8 लेते तो उससे कुछ ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऑप्शन देख के भी आंसर बता सकते हैं। समीकरण आती है ना, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो t, मैं 0.3a को यहाँ लेके आ रहा हूँ और ये हो गया 3, t प्लस 0.4a ऑप्शन नंबर बी।
चेक कर लेते हैं। ए तो आ जाएगा 1/0.7। सर ये निकालने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे 10/7। अब 10/7 आप किसी भी समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो उसमें रख देते हैं। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10 गया, 3/7 + 3, तो ये हो गया 21 नहीं 24 होगा, 24/7। तो 24/7 लगभग कितना होता है? 3.4 आ रहा है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे किया? देखो, ये समीकरण सॉल्व करना आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं, सबको पता है ना। एलिमिनेशन का मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जो आपको अच्छा लगे। ये तो नॉर्मल गणित में हम 10वीं क्लास में, 9th क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको 2 समीकरण को सॉल्व करके दोनों का मान निकालना है। अगर आपसे ए पूछता तो आप ए भी बता देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपका एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आपने जी का मान 10 लिया था, पर इसने क्या लिया है? 9.8। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये तरीका अपना सकते हो। बिकॉज क्वेश्चन में नहीं पता हमने जी कितना लेना है, तो आप हमेशा 10 लेके करो। अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा उससे कम होगा, तो थोड़ा सा कम यहाँ पर कौन सा है? 3.36। चलें आगे। ओके, तो ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बॉडीज हैं 5 kg और 4 kg की आर टाइड ऑन अ स्ट्रिंग एज अ शोन इन फिगर। इफ द टेबल एंड द पुली बोथ आर स्मूथ, एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg बॉडी विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो फंसाया है आपको, वो आपको सिर्फ किसका पूछा है? 5 kg का। बट हमें पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो सेम होगा इसका। तो त्वरण दोनों का सेम ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं। आपसे बस आपको निकालना क्या, ये बताओ। आपको निकालना है ए, बस ये आपका मेन एम है। अब सबसे पहला कि कौन सी वस्तु कहाँ जाएगी बताओ? घर्षण रहित है, फ्रिक्शनलेस है, तो ये वाली जाएगी नीचे, ये वाली जाएगी आगे। दोनों का त्वरण सेम। तो इक्वेशन बना लें। इसकी इक्वेशन बताओ 4 kg वाले की। अच्छा, एक चीज़ आप देखोगे कि सारे आंसर जी में दिए हुए हैं, तो हमें जी को जी रहने दो, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा बताओ? देखो, ये वाले से क्या मुझे कोई मतलब है? इनसे, इन फोर्स से कोई मतलब नहीं है, एन और एम जी से। बस ये वाला देखो, यही टी किसके बराबर हो जाएगा? एम ए। एम कितना है? 4a। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया ना क्या किया? ये दोनों फोर्स हमें कुछ देना नहीं है, बल्कि इसके अलावा बस एक ही फोर्स लग रहा है, ये टेंशन फोर्स, तो यही बल एम ए के बराबर हो जाएगा। हो गया। दूसरा देखो, वो जो लटक रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5g माइनस टी बराबर 5। सही है, देख लो बॉडी कहाँ जा रही है? नीचे की ओर, तो नीचे वाला भार बड़ा होगा, वो माइनस टी बराबर है में। तो ये बस मैंने जी रख दिया, खोला नहीं है। अब तो बहुत सिंपल हो गया। हमसे पूछा क्या है? ए। हमें पता है टी किसके बराबर है? 4a। यहाँ रख दो। तो 5g माइनस 4a बराबर 5a। तो यहाँ से 5g किसके बराबर हो गया? 9a। तो a किसके बराबर हो गया? 5/9g। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया? कोई बड़ा हाई फाई साइंस नहीं लगी है, बस हमें ये देखना इक्वेशन क्या बन रही है और क्या हमें पूछ रहा है। अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको उसने क्या बोला? इस 5 kg वाले का त्वरण बताओ। उसका त्वरण एक्सेलरेशन वही तो होगा जो पूरे सिस्टम का है, पूरे निकाय का है। अब भले 5 का पूछे, 4 का पूछे या पूरे सिस्टम का पूछे, वो तो यही रहने वाला है। क्लियर हो गया? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। 7वां। अब ये घर्षण का क्वेश्चन आ गया, घर्षण बल का। बहुत सरल प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है, एक 2 kg का द्रव्यमान है, एक झटका क्षैतिज तल पर रखा हुआ है। झटका नहीं है, ये गुटका है, गुटका वो ब्लॉक है। 2 kg का एक ब्लॉक क्षैतिज तल पर रखा गया है। क्षैतिज घर्षण गुणांक कितना है? 0.4। यदि 2.5 न्यूटन का एक बल
चित्र अनुसार F से दर्शाया जाता है तो तल का व गुटक मध्य घर्षण बल कितना होगा। अब मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि समझो ये एक ब्लॉक है, इस पे पड़ा है सतह पे, आपने इसको धक्का दिया कितना 2.5 न्यूटन, और इनका घर्षण गुणांक कितना है, आपसे पूछा है इस स्थिति में घर्षण बल कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। याद करो जब घर्षण बल बताया था मैंने बोला था चेक करो क्या ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा। तो नहीं हिलने के लिए अपन हिलना या नहीं हिलने के लिए अपन क्या निकालते हैं, सीमांत घर्षण बल, याद है, या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम, जिसका वैल्यू क्या होता है म्यू एस एन। अच्छा म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.4, एन एम जी के बराबर हो गया, ये कितने का है 2, जी का मान 10 ले लूं तो ये 20 हो गया। 20 कैसे हो समझ में आ गया, n बराबर एम जी, एम हमारा कितना है 2 है, जी का मान 10 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8। अब ये 8 न्यूटन तक नहीं हिलेगा, और आप कितना लगा रहे हो 2.5, तो क्या ये हिलेगा। जब ये नहीं हिलेगा तो जितना बल आपने लगाया वही हमारा घर्षण बल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा हाईलाइट भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है। समझ में आ गया ना, कोई हाई फाई साइंस नहीं है, बस हमें बस ये समझना है क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके लिए हमने चेक कर लिया कि 8 न्यूटन से पहले ये नहीं हिलेगा, तो आप लगा रहे हो 2.5, तो घर्षण बल कभी भी 8 न्यूटन नहीं होगा। अगर ऑप्शन में ये, अगर आप जी का मान अगर 9.8 लेते तो कितना आता, ये आता 8 की जगह, तो आप इसको टिक कर देते क्योंकि आपने वहां से घर्षण बल निकाल दिया। पर आप खुद सोचो कि मैं बल सिर्फ लगा रहा हूं 2.5, तो घर्षण बल 8 कैसे हो सकता है। आप बल लगा रहे हो 2 और घर्षण बल लगा रहे हैं 8, तो वो उसने थ्योरेटिकल कर लिया, उसने लगाया डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू एस एन और आंसर आ गया। बट यहीं पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि कभी भी घर्षण बल आरोपित बल से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता। आप खुद सोचो ना कि आपका घर्षण बल आपके लगे बल से ज्यादा अगर लग गया तो भैया एनर्जी आप लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लग रही है उस डायरेक्शन में। घर्षण बल का काम होता है गति को रोकना, रोकने के लिए या तो वो उसको विपरीत दिशा में उसको कम करेगा या रोक ही देगा, कभी भी ज्यादा उससे नहीं हो सकता। ये हमेशा माइंड में बात रखना, ठीक है। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। जो डायरेक्ट करना चाहेगा घर्षण बल निकाल के, क्योंकि उसको पता है घर्षण बल का फॉर्मूला ये होता है, चलो उसको ये भी नहीं पता स्टैटिक क्या होता है, वो सीधा लगा देगा घर्षण बल बराबर म्यू एन, तो उसका आंसर आ जाएगा। इसीलिए ये गलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इस पे ये 4 न्यूटन लगाता तो 4 न्यूटन हो जाता, 5 न्यूटन लगाता बल तो 5 न्यूटन हो जाता। कब तक होता, जब तक 8 न्यूटन से कम है। 8 न्यूटन पे 8.1 अगर हो गया तो ये गतिज बन जाता। फिर ये क्वेश्चन में अपन को म्यू के का मान भी देते हैं। क्लियर है, चले आगे चलते। 8th क्वेश्चन चेक करें। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रिक है, एक ईंट है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है 2 kg है। स्लाइड डाउन ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री के नत तल पर वो झुका हुआ तल है, उसके ऊपर हमने ये ईंट रखी है जिसका द्रव्यमान 2 kg है, और वो अभी बिगिंस टू स्लाइड, वो बस अब स्लाइड होने वाला है, हुआ नहीं है, जस्ट होने वाला है। अब याद करो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा था, कौन सा एंगल पढ़ा था हमने, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण। तो ये विराम कोण है यहाँ पर 45 डिग्री, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ विराम कोण का क्या फॉर्मूला था, अल्फा इक्वल्स टू tan इक्वल्स टू म्यू। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही चीज तो मिसिंग थी, म्यू क्या है, तो म्यू हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1। तो अब यहाँ समझ में आया कि ये थीटा से हमने म्यू कैसे निकाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जस्ट फिसलना प्रारंभ करता है, तो घर्षण बल निकालना है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब सुनना मेरी बात। म्यू कितना है, म्यू 1, एम कितना है 2। अब याद करो नत तल पे है ना, नत तल पे एन किसके बराबर होता है, ये एन, ये होता है एम जी कॉस थीटा, थीटा या अल्फा जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये वाला होता है एम जी। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो एन निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें एफ निकालना है। एन किसके बराबर हो गया, एम जी कॉस अल्फा। अच्छा वैसे तो म्यू का मतलब ही नहीं आ रहा है इसमें, म्यू तब आता है जब हमें ये निकालना है, सीधा इसी से हो रहा है ना। अब मुझे बताओ, अच्छा सॉरी म्यू आ रहा है, घर्षण बल निकालना ना, एन नहीं निकालना, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा म्यू एन, म्यू कितना है 1,
n कितना है? mg cos। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे कि इसने कॉस में ऐसे कैसे ही रखा है, तो हमें सिर्फ ये पता है कि mg कितना है, mg cos 45। mg कितना है? 2 इंटू जी अगर 9.8 लेता हूं तो 9.8 का डबल कितना होता है? 19.6। अगर मैं 10 लेता तो 20 आता, पर ऑप्शन मुझे पता लग रहा है देख के ही किसने सारे 9.8 लिया है, इसलिए 9.8 का डबल कितना हो गया? 19.6। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, साइन या कॉस? b cos। कॉस वाला। बस यहाँ गलती मत करना, क्योंकि n यहाँ पर किसके बराबर है? कॉस के, साइन a के। समझ में बात आ गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑल क्लियर? समझ में आ गया ना? बस एक चीज ध्यान देने वाली थी कि म्यू कैसे निकालें। तो यहाँ पर ये हमारा विराम कोण था, ये अल्फा क्या था? विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 9th, अभी आ गया हमारे प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, प्रक्षेपीय गति का। एक बंदूक की गोली की अधिकतम परास कितनी है? 3920। गोली का प्रक्षेपीय वेग कितना होगा जब g का मान कितना है? 9.8। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपको क्वेश्चन में अधिकतम क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है। परास। और वो स्पेशल केस मैंने आपको कराया था ना, रेंज मैक्सिमम का, u स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? u स्क्वायर सीधा फॉर्मूला लगाओ आर मैक्स का, u स्क्वायर बाय g। u स्क्वायर बाय जी, बस। तो u किसके बराबर हो गया? अंडर रूट आर मैक्स इंटू जी। अब बच्चे कहते हैं कि सर मैं इसको कैसे रूट को सॉल्व करूं इसको, तो एक टर्म होती है अप्रोक्सीमेशन, हम अंदाजे से कर सकते हैं ना। क्या मैं इसको 4000 ले लूं, अभी ज़्यादा फर्क थोड़ी है, और जी को मैं 10 ले लूं, तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 4000 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 200 नहीं हो जाएगा? इसका रूट कितना हो जाएगा? 200। ये तब है जब मैंने इसको 4000 लिया और इसको 10 लिया। तो ऑब्वियसली बात है जब मैं उसका रूट करूंगा तो ये इससे तो कम आएगा ना, जो हमारा रियल मान है इससे कम क्यों आएगा? बिकॉज हमने बढ़ा के लिए ना चीजें, तो ऑब्वियसली बात है 200 के आसपास ही आंसर होगा। अब बताओ कौन सा 200 के आसपास है? 196। और आप ट्राई भी कर लेना, ये होता है अप्रोक्सीमेशन की पावर। जल्दी से जल्दी करने के लिए अब वो बच्चा सोचेगा बैठ के, अब आप खुद सोचो 3920 इंटू 9.8, निकालो इसका रूट, निकालो, टाइम लगेगा। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो मैंने इसको 4000 मान लिया और इसको, तो ये मुझे पता चल गया ये 200 आ रहा है। तो ये 200 तब आया जब मैंने चीज़ों को बढ़ाया, हल्का से बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। 8 यहाँ बढ़ाया, 0.2 यहाँ बढ़ाया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका लगभग आंसर 196 आएगा, और एग्जैक्ट आएगा बेसिकली जब आप करके देख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। तो ये सेम क्वेश्चन था, कल पूछा था ना मैंने आपको। यही था क्या? यही था। कब था वो? इसमें लुसेंट में था ना? था क्या? ये मुझे पता नहीं, तू तो अलग पूछा था ना, कोऑर्डिनेट वाला। उसके बाद में था। अच्छा, ये सेम आंसर यही था? ये था। चलो हो गया, आगे चले। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां ही है ना? हाँ, ओके। एक व्यक्ति किसी गेंद को 50 मीटर से अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तब वही उसी गेंद को कितने ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक फेंक सकता है? अब यहां पर दो स्पेशल केस हैं। एक इंसान मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकता है, तो क्या दिया हुआ है? आर ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। अब ये आपको इसका एच नहीं पूछ रहा है। अब वही इंसान अगर इसको 90 पे फेंके। ऊंचाई पर फेंकना चाहे तो वो एच मैक्स हो गया। इनमें क्या रिलेशन था? हाफ होता है या 4 होता है डिवाइड बाय 4? 2 होता है। 4 तब होता है जब उसी केस का बात करते हैं, है ना? ये अलग केस है, ये अलग केस है। तो इस केस में हाँ, एच मैक्स कितना हो जाएगा? आर मैक्स बाय 2। आर मैक्स कितना है? 50/2। आंसर कितना आ गया? और वैसे डिवाइड बाय 4 करोगे तो ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ, वैसे सोचा जाए तो। पर बात समझ में आ गई ना? जो इंसान फेंक रहा है दूर तक, उतनी ही पावर से वो ऊपर फेंकेगा। इसका एफर्ट सेम हो गया ना? बात क्लियर है? बहुत सरल सा प्रश्न है, बट गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पर मैं डिवाइड बाय 4 वाला भी ऑप्शन दे देता, 12.5 अगर दे देता, तो वो भी इसका आंसर सही आप कर सकते थे कई लोग। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां। सरल सा प्रश्न है ये, शायद अपन ने पहले भी एक बार मैंने आपको करवाया था।
दो बॉडीज हैं, दो वस्तुएं हैं समान वेग से, वेग क्या है, दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है। यदि क्षैतिज से एक या कोण मिस हो गए, सर बी वाला ये है मेरा इसका बी 30 डिग्री और 60 डिग्री प्रक्षेपित किया जाए तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का, अब अधिकतम ऊंचाई, अब वो केस मत पहुंच जाना, ये उस प्रक्षेपीय की अधिकतम ऊंचाई पूछ रहे हैं। आप समझ में आ रहा है ना ये कौन सा एच है? तो एच का सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या था, यू स्क्वायर स्क्वायर थीटा साइन। अब हमें किससे मतलब नहीं है, दो से मतलब नहीं है, u से मतलब नहीं है, g से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, बस। तो h1 अपॉन h2 बराबर साइन स्क्वायर, पहले कौन सा एंगल है, 30 डिग्री, और फिर है साइन 30 कितना होता है, 1/4, और ये कितना होता है, √3/2, तो 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, कट जाएगा, क्या आ गया, 1:3। बी वाला क्या मुश्किल है, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, जिसमें बदलाव हो रहा है उसी के साथ रिलेशन निकालो, खत्म है, ठीक है? ये सब मैंने करवाया भी था आपको। चले आगे, सर हम पहले हैं आज ही किया क्लास में बैठे ये वाला? कल ही करवाए थे। क्या हुआ, कल ही करवाए थे। अच्छा कल भी करवाया था ऐसा एक, और ये वाला भी मैंने कल करवा दिया, ठीक है? मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, है ना, ये मैंने कल करवाया था, ठीक है? चलिए, ये वाला भी करवा दिया था मैंने आपको, जब मैंने आपको बोला था मून वाला, ये वाला भी मैंने कल करवा दिया, 6R आया था। चलो इसका बताओ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आंसर है। किसी प्रक्षेपीय के मार्ग के शिखर पर त्वरण क्या होगा, शून्य। गलत। मैंने क्या बोला था, वर्टिकल मोशन में g होता है हमेशा, ये सबसे बड़ा यहाँ पर तुमने गलत करने के चांसेस होते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है g। क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ त्वरण 0 है, नहीं, त्वरण तो हमेशा नीचे की ओर लग रहा है और वो हमेशा सेम रहता है, तो g हमेशा लगता है, क्लियर है? ये सबसे बड़ी गलती करने की जगह है, 0 कभी भी त्वरण नहीं होगा। आप खुद सोचो, त्वरण 0 हो गया तो वहीं गिर जाएगा ना वो, ये त्वरण से वो आगे तो जा रहा है, धीरे धीरे इसकी स्पीड वापस बढ़ रही है, क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं, ठीक है? आगे चलता हूँ, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसका जवाब दो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। प्रक्षेपीय गति के उच्चतम बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वेग कितना होता है, यू कॉस थीटा, u sin 0 हो जाता है, sin 0 बचता है क्या है, सिर्फ और सिर्फ, कॉस। क्या मुश्किल है, ठीक है? चलो बाकी मैं आपको उस फाइल में साथ भेज दूंगा, ठीक है? बाकी जो पीछे बच रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, उसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। तो हमने कुछ मिक्स क्वेश्चन लिए फोर्स, फ्रिक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन के। मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्क, एनर्जी और पावर। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहें। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।